Hello friends, welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं तभी वही किसी की आवाज आती है, कृष्णा। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बस स्टेज पर जो भी फैमिली के थे उन्हें सुनाई दे इतनी थी। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि अचानक ये नाम सुनने को मिलेगा। जब सभी उस आवाज के तरफ देखते हैं जहां से आई थी तो वो जसवंत हो थी, जो आखिरी में आए लड़की को देख उन्होंने कृष्णा का नाम लिया था। हाँ, उन्हें कृष्णा की कमी महसूस हो रही थी, पर अचानक कृष्णा का नाम सुनना सभी को हैरान करने के लिए काफी था। जसवंत जी उसको लड़की को एक तक देख रही थी। जब से उसने पार्टी में कदम रखा तभी से वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। पहले बार जब वो कृष्णा से मिली थी तब उसने मास्क नहीं लगा रखा था। हाँ, वो कृष्णा और आदित्य ही थे जो आखिरी में अंदर आए थे। कृष्णा को तो बस कुछ ही लोग जानते हैं, पर आदित्य ज्यादा टेर दिल्ली में ही रहता है और उसका बिजनेस ही भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए लोग उसे एक बार में तो नहीं पहचान पाए। आदित्य एक फेमस सर्जन जरूर है, पर उसको लाइमलाइट बिल्कुल नहीं पसंद, और एक बार लाइमलाइट आ गए तो कृष्णा और पिहू को भी परेशानी हो सकती थी। जसवंत जी तो बहुत खुश थी कृष्णा को देखकर। जैसे ही उसका नाम लेती है सभी घर वाले उनके तरफ अपनी नजरें कर लेते हैं। जब तक कोई उनको कुछ कहता या समझाता कि कृष्णा अभी उनके साथ नहीं है, तब तक जसवंत जी स्टेज के नीचे आ जाती है। उनके पीछे पीछे रंजीत जी भी आ जाते हैं ताकि कमजोरी के कारण उनको परेशानी न हो। जसवंत जी जल्दी से नीचे जाती है और सीधा कृष्णा के गले लग जाती है। उन्होंने सच में कृष्णा को बहुत याद किया। कृष्णा ने उनका नंबर तो ले लिया था, पर उनके पास उसका नंबर नहीं था। बस एक मुलाकात में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो उसे कब से जानती है। उसको दिन के बाद कृष्णा ने भी उनको कॉल नहीं किया था, इसीलिए आज उसे अपने सामने देखा वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वहां आए सभी मेहमान भी अब ये जानना चाहते थे कि आखिर वो है कौन जिसका रंधावा फैमिली से इतना अच्छा मेल मिलाप है। रंजीत जी उनके पास आकर कहते हैं, कौन है ये जसवंत, क्या आप इन्हें जानती है? जसवंत जी कृष्णा से अलग होकर उनसे कहती है, हाँ मैं इसे जानती, हमने आपको पता है इसका नाम भी कृष्णा है, और न इसकी आंखें देखिए, बिल्कुल हमारी कृष्णा जैसी है। रंजीत जी कृष्णा को गौर से देखते हैं। उनकी आंखें इतनी तेजी थी जैसे वो आज पता लगा ही लेंगे कि वो कौन है। हम ये तो आपने सही कहा, पर ये आपको मिली कहाँ? हमने इन्हें आपके साथ कभी नहीं देखा है। जसवंत जी उन्हें पूरा बात बताती है कि उस दिन मंदिर में क्या हुआ था। ये बात किसी को इसलिए नहीं पता थी क्योंकि उनको कहीं भी बाहर जाने से मना किया गया था और वो जिद करके मंदिर गई थी। वही कृष्णा बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसको इन सब से कोई मतलब न हो। राज, जो कब से आदित्य को देख रहा था, वो बोलता है, आप तो डॉक्टर अग्निहोत्री हैं ना, फेमस सर्जन। आदित्य उन्हें देख आदर के साथ कहता है, हेलो सर, you have recognized correctly, I am Aditya Agnihotri, the famous surgeon. It was very nice meeting you. राज, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर साथ काम करने का मौका मिला तो और भी अच्छा होगा। फिर रंजीत जी को देखकर कहते हैं, आप बाबूजी, ये भी मेरी तरह एक सर्जन है, या कहें तो इंडिया के बेस्ट सर्जन में से एक है। वो या कोई घर वाले आगे कुछ कहते तभी एक आवाज सबका ध्यान खींचती है, कहीं तुम उस डॉक्टर सूरज अग्निहोत्री के बेटे तो नहीं जिसके ऊपर फ्रॉड मर्डर के साथ ऑर्गन बेचने का भी इंतजाम लगा था, जिसके बाद वो कहीं गायब ही हो गया, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर खेतान की थी, जो मीटिंग में भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। उनकी इस बात पर सभी लोगों का ध्यान अब उधर ही हो गया था। उसकी बात सुन अब पार्टी में खुसूर फूसूर स्टार्ट हो गए थी। उसकी बात सुनने के बाद आदित्य ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने अभी कुछ नहीं कहा। वही उसे चुप देख मिस्टर खेतान की हिम्मत बढ़ जाती है। उनकी आंखें कृष्णा की तरफ थी, वो नफरत के साथ उसे देख रहे थे। उससे ये बात हजम नहीं जो रही थी कि सिर्फ कुछ सालों में एक कंपनी टॉप पर आ गए जो कि एक लड़की चलाती है। ये बात उसके ईगो पर लग गई, जिसका बदला लेने का उसी ये अच्छा मौका समझा। वो आगे कहता है, बाप के साथ साथ माँ भी गायब हो गई। सुना था तुम्हारी माँ एक जज थी हाई कोर्ट में, कहीं उसने भी तो ऐसे ही पैसों से अपनी जगह हासिल की थी या कुछ और किया हो? वो ये सब बहुत ही घटिया तरीके से कह रहा था, जैसे दोनों ने सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही किए हो। ऊपर से उनकी माँ पर भी गंदे इल्जाम लगा रहा था। उसे तो ये पता ही नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है।
खुद छुप कर बैठा है और अपने बच्चों को लूटने भेज दिया। क्या वैसे दांत देनी पड़ेगी तुम लोग को? इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं तो बिना मतलब के ही सोच रहा था कि एक लड़की इतनी ऊंचाइयों तक जा कैसे सकती है। अब पता चला इतनी खूबसूरत होने का क्या मतलब जब इसका फायदा ही न उठाया जाए। वैसे अगर तुम्हें अपने आप को बेचकर ही इतने आगे आने था तो मेरे पास एक ऑफर है। मेरा बेटा अभी कुंवारा है, उसे ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, क्यों ना तुम उसके साथ? बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया। हमने बड़े हैं इसीलिए आपको थोड़ा बोलने क्या दिया। आप तो अपनी औकात दिखाने लग गए। अब भी अपना चेहरा और आप सही सलामत हैं। ये मेरा बड़प्पन और उन्हीं लोगों के संस्कार हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, वरना आदित्य जो कब से खुद को रोक रहा था क्योंकि ये जगह सही नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी का इतना अच्छा दिन खराब हो, पर अब जब बात सिर के ऊपर जा रही थी, अब उसके बहन के बारे में इतना घटिया बोल रहा था तो उससे रुका नहीं गया। उसका मन तो उसे जान से मार देने का कर रहा था। उसने अपने आप को कैसे रोका था ये तो वो खुद ही जानता था। तभी वहां एक डरावनी आवाज गूंजती है जिससे सभी के शरीर में एक कपकपी से दौड़ जाती है। कुछ को छोड़कर वहां का माहौल ऐसा हो गया था जैसे सांस ही न आ रही हो। वो आवाज कृष्णा की थी जिसके ऊपर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही सभी की नजर उस पार जाती है ऐसा लगता है जैसे आते फेफड़े दिल सब निकलकर बाहर आ गए हो। मिस्टर खेतान जो अब तक बड़े रौब से खड़े थे उसकी एक नजर से ही 2 कदम पीछे हो जाते हैं। कृष्णा की आंखें हारी हो गई थी, साथ हो गहरी भी। उसकी आसपास से भयानक ऑरा बाहर का रहा था जो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंख गहरी के साथ साथ लाल भी हो रही थी जैसे खून उल्टा दौड़ रहा हो। उसकी आंखें एक शैतानी आंखों से कम नहीं लग रही थी। जहां पहले वो अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी अब काली मां से कम नहीं दिख रही थी। कृष्णा धीरे धीरे चलते हुए मिस्टर खेतान के पास आती है। उनके आसपास से सभी थोड़े दूर हो गए थे। वही खेतान साहब को तो जैसे सांप सूंघ गया था। जितना उन्होंने बोला था अब उसका हर्जाना भरने की बारी थी जो उन्हें कुछ ज्यादा महंगी पड़ने वही थी। कृष्णा उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बहुत ही गहरी डरावनी आवाज में कहती है, हम लगता है मिस्टर खेतान को बहुत शौक है सच्चाई बाहर लाने का, बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो अपना मुंह वही खोलना ना चाहिए जहां औकात हो, साथ ही जानकारी भी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये शौक मैं पूरी कर देती हूँ। जरा तुम्हारे जीवन के बारे में भी दूसरों को पता चलना चाहिए। वैसे क्या कहा था तूने कि अच्छा जो भी कहा हो उसका भुगतान तो तुझे इसे जन्म में करना होगा, और ऐसा करना होगा ही तेरी साथ पूछते भी तुझे भूल नहीं पाएंगी। एरर एक बात तो बताना मैं भूल गई, जिस अग्निहोत्री की तू इतनी गुणगान कर रहा है न उनके ऊपर लगे इल्जाम 5 साल पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे माँ बाप को इतना कुछ बोलने के लिए तेरे साथ क्या किया जाना चाहिए? चल तुझे एक बहुत बड़ा सबप्राइम देती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। जैसे ही वो इतना बोलती है मिस्टर खेतान का फोन बाजने लगता है। कृष्णा उसके कान के पास बोलती है, उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात हो या तेरा तोहफा हो। कहकर वो वही आगे एक चेयर को स्टाइल से सीधा करके बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार में रानी बैठी हो। मिस्टर खेतान फोन उठाते हैं तो उधर से जो कहा जाता है उसे सुन उनका फोन उनके हाथ से गिर जाता है और वो कृष्णा को नफरत और गुस्से की नजर से देखते हुए कहता है। कृष्णा उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बहुत ही गहरी डरावनी आवाज में कहती है, हम लगता है मिस्टर खेतान को बहुत शौक है सच्चाई बाहर लाने का, बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो, दूसरों की जिंदगियों में झांकने का बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो अपना मुंह वही खोलना ना चाहिए जहां औकात हो, साथ ही जानकारी भी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये शौक मैं पूरी कर देती हूँ। जरा तुम्हारे जीवन के बारे में भी दूसरों को पता चलना चाहिए। वैसे क्या कहा था तूने कि अच्छा जो भी कहा हो उसका भुगतान तो तुझे इसे जन्म में करना होगा, और ऐसा करना होगा ही तेरी साथ पूछते भी तुझे भूल नहीं पाएंगी। एरर एक बात तो बताना मैं भूल गई, जिस अग्निहोत्री की तू इतनी गुणगान कर रहा है न उनके ऊपर लगे इल्जाम 5 साल पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे माँ बाप को इतना कुछ बोलने के लिए तेरे साथ क्या किया जाना चाहिए? चल तुझे एक बहुत बड़ा सबप्राइम देती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। जैसे ही वो इतना बोलती है मिस्टर खेतान का फोन बाजने लगता है।
कृष्णा उसके कान के पास बोलती है, उठा ले, क्या पता कुछ जरूरी बात हो या तेरा तोहफा हो। कहकर वो वही आगे एक चेयर को स्टाइल से सीधा करके बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दरबार में रानी बैठी हो। मिस्टर खेतान फोन उठाते हैं तो उधर से जो कहा जाता है उसे सुन अपने फोन को कसकर पकड़ लेता है और वो कृष्णा को नफरत और गुस्से की नज़र से देखते हुए कहता है, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी इतनी साल की मेहनत को बर्बाद कर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम मुझे जानती नहीं है कितना कमीना हूं मैं। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर याद रखना खुराना नाम है मेरा। तुझे अपने जूते के नहीं मसला नहीं न तो कहना। उतना बोल वो वहां से जल्दी निकल जाता है। उसकी आंखों जो नफरत थी वो उसके लिए परेशानी लाती है या कृष्णा के लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कृष्णा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जैसे उसके लिए ये धमकी आम बात हो। वहां खड़े हर एक के लिए ये एक झटके से कम नहीं था कि पहले एक लड़की का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कंपनी चलाना, ना ऊपर से इतना बेखौफ और इतनी नेगेटिव डरावना ऑरा कहाँ ही देखने को मिलता है। बाकी लोग तो ये सच के ही राहत की सांस ले रहे थे कि उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था कुछ बोलने के लिए। कृष्णा अपने जगह से खड़ी होते हुए सभी से कहती हैं, चलो ड्रामा खत्म हुआ तो जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो करो सब। और हाँ, ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना अपना अंजाम खुद सोच लेना। वो चलकर रंधावा फैमिली के पास जाती है जो अभी ताल बुद्ध बने खड़े थे। अगर किसी ने गलती से भी ये सोचा होगा न कि ये कृष्णा है, तो वो शायद ये ख्याल अपने मन से निकल दिए होंगे। आदित्य जल्दी से आगे आता है और सभी से कहता है, माफ करिएगा, हमारा आपकी पार्टी खराब करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे कारण आपका इतना अच्छा दिन खराब हो गया, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। अब हम चलते हैं। इतना बोल वो कृष्णा को अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जब से दोनों अंदर आए थे किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला था। कृष्णा तो वैसे ही कुछ नहीं बोलती थे, पर अभी आदित्य भी अपनी आंखों को बंद किए बैठा हुआ था। आज उसका वो कल उसके सामने आ गया था जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता था। इसके कारण उसने कितना कुछ सहा था। अगर कृष्णा न होती तो शायद ही उसके माँ पापा के ऊपर लगा ये इल्जाम कभी हट भी पाता। उस भयानक अतीत जिससे वो भाग रहा था, उसके जहां में एक बार फिर से ताज़ा हो गया था। वो उस पल वो याद करने लगता है जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक पल में खत्म कर दी। आदित्य के पापा सूरज अग्निहोत्री जो एक बहुत बड़े सर्जन थे, साथ साथ आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उनके सामने कोई अमीर और गरीब नहीं होता था, सबको एक जैसा ही इलाज करते, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी मीरा अग्निहोत्री गुजरात के हाई कोर्ट की जज थी जो कि अहमदाबाद में है। उनका मिजाज बहुत कड़क था, वह अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। उनके लिए सबसे पहले सच मायने रखता था, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोनों के दो बच्चे थे, एक आदित्य और एक पीहू। ऐसा ही उनके पास एक रेप केस आता है जिसका आरोपी एमएलए का बेटा था। उसके ऊपर बहुत से केस और भी लगे हुए थे जिनसे वह आसान से बाहर आ जाता था, चाहे पैसा के दाम पर हो या ताकत के दाम पर। इसके लिए वह बहुत बार जज को खरीद लेता था और अगर ऐसा ना हो तो उसके घर वालों को मरने की धमकी देता था। अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर वह बाहर आ जाता था। उसने मीरा जी को भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज और कुछ पुख्ता सबूत और जमा करवा दिया, जिसके कारण केस और मजबूत हो गया। अब एमएलए और उसके साथी उनके जान के दुश्मन बन बैठे थे। वो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि उन्हें जान से मार दे, लेकिन हर बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी जिसका कारण बच जाती थी। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे और केस आगे बढ़ते जा रहा था। आखिरकार वो दिन गया जब जब उन्होंने उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इस ऑर्डर के बाद से ही विधायक और ज्यादा भड़क जाता है और मीरा जी के बच्चों तक को मरने की कोशिश करने लगता है। हर बार बॉडीगार्ड से के कारण वह जाते थे। कभी सूरज जी, कभी मीरा जी, कभी बच्चों, हर किसी पर हमले होने लग गए थे जिससे वह बच जाते थे। एमएलए बस एक मौके की तलाश में थे कि कब वह लोग उन्हें मौत के घाट उतारे करते थे, और यह मौका उन्हें तब मिलता है जब कुछ दिनों के लिए सारा परिवार मुंबई घूमने गया हुआ था। कुछ दिन रहने और घूमने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तभी एक सुनसान रास्ते पर कुछ गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं, जिसमें से कम 15 लोग बाहर आते हैं। जब सूरज जी बाहर निकलकर उनसे बात करना चाहते हैं तभी उसका नेता उनके पेट में चाकू घोंट देता है। देख मेरा जी और बच्चे डर जाते हैं। मीरा जी बच्चों को अंदर ही बैठने का बोल बाहर आती है
और दौड़कर सूरज जी के पास जाती है जिनकी सांसें अभी चल रही थी। जज बनने के साथ ही अनहोनी से लड़ना सीखी थी, जिसका इस्तेमाल कर वो कुछ लोगों को घायल कर देती है, साथ ही खुद भी बहुत चोटिल हो गई थी। तभी उनके हाथ में नीचे पड़ा चाकू आता है, जिसका इस्तेमाल कर वो उसके लीडर की आंखों में घोंप देती है, जिससे वहां खड़े सभी गुंडों का ध्यान उस लीडर की तरफ चला जाता है। जिसका फायदा उठा वो सूरज जी को कैसी भी कर गाड़ी के पास लेकर आती है और गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ वहां से बाहर ले जाती है। पर शायद आज उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था, जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके साथ ही एक धम की आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वो बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वह भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उसको सुनसान रास्ते जगह पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी, लेकिन आप कार से पेट्रोल गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है और कुछ पल बाद आदित्य और पीहू को कार से बाहर निकलने लगती है। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर लेता देती है। उसके बाद वो आगे जाती है लेकिन कुछ पल बाद ही वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक फोन वही था जिस पर कॉल आ रहा था। वो जैसे ही कॉल उठाती है एक धमाके की आवाज के साथ वो थोड़ी दूर जा गिरती है। ये ब्लास्ट और कहीं नहीं बल्कि कार में हुआ था जिसमें मीरा जी और सूरज जी मौजूद थे। वही उस परछाई के पास गिरा फोन जो कि उठ चुका था, उसमें से बार बार हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। अचानक वहां कार के बहुत दूर जाने एक बाद एक मोड़ आने वाला था, जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था जिसकी लाइट जल रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है वो ट्रक उनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके साथ ही एक धम की आवाज के साथ कार पलटते हुए बहुत दूर जा गिरती है। कार को देख ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो भी इंसान होगा वो बचने वाला नहीं है। तभी एक हाथ कार से बाहर गिरता है जो पूरा खून से लथपथ था। वो ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी थी वह भी वहां से गायब था। लगभग आधा घंटा बीत गया था पर उस सुनसान रास्ते पर अभी भी एक भी गाड़ी नहीं आई थी। अब कार से पेट्रोल भी गिरने लग गया था। अचानक एक छोटी सी परछाई उस गाड़ी के पास आती है। कुछ पल बाद वो आदित्य और पीहू को कार से बाहर निकलने लगती है। लगभग 20 मिनट के भरपूर कोशिश के बाद वो आदित्य और पीहू को कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे लेटा देती है। दोनों बहुत ज्यादा घायल थे पर जिंदा थे। आदित्य को होश था जब तक वो बाहर नहीं आ गया था। उसने देखा कैसे उसको छोटी सी परछाई जो किसी छोटी बच्ची की थी उसने उनको बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा चोटिल होने के कारण वो अपने आप को न हिला पा रहा था और न कुछ बोल पहल रहा था। आकार कर वो बेहोश हो गया। वो बच्ची उन दोनों को सुरक्षित रखकर वापस कार के पास जाती है और आगे मीरा जी और सूरज जी को भी निकलने की कोशिश करती है, पर किसी 7-8 साल की बच्ची के लिए ये लगभग नामुमकिन था। सूरज जी की सांसें थाम चुकी थी और मीरा जी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उनको पता था कि वो बचने वाली नहीं है, इसलिए वो जब उस बच्ची को इतनी कोशिश करते देखती है जो अपने पूरी हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी सांसें बहुत ज्यादा गहरी हो गई थी। अपने खून से सने हाथों से उस बच्ची के छोटे हाथ को पकड़ अपनी रुकती हुए सांसों के साथ कुछ कहती है और उसे अपना फोन भी देती है जो अभी तक पूरा टूटा नहीं था और चल भी रहा था। अपन बात के कर वो उसे धक्का मुक्की देते हुए कहती है, मीरा जी जह जाओ डॉट ह यहाँ से ह आह बहुत ह दू र ले जाओ आह ह जाओ ये का र कभी ह भी बल ब्लास्ट ह हो सकती है। और इसे के साथ मेरा जी की सांसें थम जाती है और जो हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था वो बेचैन होकर नीचे गिर जाता है। वो बच्ची ये देख घबरा जाती है और फोन को अपने हाथ में कस के पकड़ लेती है। कार से जल्दी से दूर होने लगती है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ अचानक बजने लगता है। वो अपने कांपते हाथों से जैसे ही फोन उठाती है एक बूम की आवाज के साथ कार ब्लैक होने के साथ दूर गिरती है। आग की लगते इतनी तेज कि वो उस बच्ची के पास ताल आ जाती है, जिसके साथ उसके हाथ से फोन 2 कदम दूर जा गिरता है और वो बच्ची वही मुंह के बल गिर जाती है। फोन से लगातार आवाजें आ रही थी। तभी भाई भाई आदित्य जो अपने अतीत में खोया हुआ था, इस आवाज से वो उससे बाहर आता है।
उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य कृष्णा को देखता है, फिर ना में सिर हिलाकर सीधा बैठकर सोचा है। आदित्य खुद से, आज तक मैं वो मंजर भूल नहीं पाया हूं। अगर उसको दिन कृष्णा न होती तो शायद माँ पापा के साथ मैं और पिहू भी मर जाते। हाँ, वो बच्ची और कोई नहीं, कृष्णा ही थी। उसको दिन मीरा जी ने उससे क्या कहा, ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई है। घर आकर दोनों अपने कमरे में चले जाता है। व्हाइट पैलेस में भी रंधावा फैमिली ने पार्टी खत्म कर दी थी। वैसे सभी मीम चले भी गए थे, अब बस चारों परिवार बचे हुए थे। क्योंकि ये जगह खुद रंधावा का ही था तो यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था थी। सभी अपने अपने ख्याल में थे, जो भी आज हुआ था सभी उसी बारे में सोच रहे थे। आधी रात में एक बड़े आलीशान कमरे में, जो पूरा काले और ग्रे रंग का था, उसमें एक लड़का जिसने बस लोअर पहनावे हुआ था। उसकी ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं था। उसके 8 पैक एब्स, सिली बाल जो पूरा पसीने से भीग गए थी, पूरा बदन पसीने से भींगा हुआ था। अगर कोई लड़की इसे ऐसे देख ले तो जान भी देने को तैयार हो जाए। वो लगातार पंचिंग बैग पर अपने मुक्के बरसाए जा रहा था। 1 घंटा 2 घंटा होने को आया था, पर वो रुकने को तैयार नहीं था। उसके हाथ से अब तो खून भी आने लगे थे। वो एक पंच इतनी जोर से मारता है कि बैग फट जाता है, तब जाकर वो रुकता है। अब बस उसकी तेज सांसों की आवाज ही उसको कमरे में गूंज रही थी। वो लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है, फिर एकदम से चुप हो जाता है। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था, मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिन तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया हम। ये तो गलत किया न इसने, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए है न। हाँ, मिलनी चाहिए। गुनाह की माफी मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं है, और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है, गुनाह गुनाह किया है। उसकी आवाज इतनी सनक भरी गई जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज्यादा ऊपर थी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है, फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहां एक गन की आवाज के साथ साथ शांत जो जाता है, और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। लड़का वही एक साइड दीवार से लग बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक बूंद थकावट की नहीं दिख रही थी। अचानक वो हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस बंद कमरे में गूंज रही थी। हंसते हंसते वो अपने हाथ को देखता है, फिर एकदम से चुप हो जाता है। मुझे समझ क्यों नहीं आया कि वो तुम ही थी। एहसास था, मगर मुझे फिर भी ये जानना पड़ा कि वो तुम ही हो। हाँ हाँ, मेरा दिल तुम्हें एक बार में क्यों नहीं पहचान पाया हम। ये तो गलत किया न इसने, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए है न। हाँ, मिलनी चाहिए। गुनाह की माफी मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं है, और तुम्हें न पहचान कर मैंने गुनाह किया है, गुनाह गुनाह किया है। उसकी आवाज इतनी सनक भरी थी जैसे कोई पागल सन की इंसान हो। वो लड़का एक झटके से खड़ा होता है। उसकी हरकत एक पागल इंसान की हरकत से भी ज्यादा ऊपर थी। वो चलते हुए आगे की टेबल के पास जाता है। उसको टेबल पर एक गन रखे हुए थी। वो उसे कुछ देर देखता है, फिर अपने हाथ में लेकर बिना कुछ सोचे समझे चला देता है। वहां एक गन की आवाज के साथ साथ शांत जो जाता है, और सामने की दीवार और नीचे पूरा फर्श खून खून हो जाता है। अगली सुबह सभी अपने अपने घर चले गए थे, और जेम्स वहीं से फ्रेश होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। प्रोजेक्ट का काम अब से शुरू होने वाला था। इसमें रंधावा जिंदल और जोशी इंडस्ट्री का काम एक साथ का था, क्योंकि उनके बिजनेस सेम थे, और वही खन्ना और अग्निहोत्री एक तरह के बिजनेस करते थे। उस प्रोजेक्ट में दोनों बिजनेस को मिलकर काम करना था, इसीलिए पहले दोनों बिजनेस वाले अपना अपना काम करने का तय करते हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। बाकी सब ठीक था, पर ओम और कृष्णा दोनों में से कोई भी किसी दूसरे के ऑफिस में आकर काम नहीं करना चाहता था।
दोनों का ऑफिस विपरीत दिशा में था तो ये जरूरी हो गया था, पर ओम ने साफ माना कर दिया था और कृष्णा को उसके ऑफिस में आने के लिए कहा। इस पर कृष्णा ने शांति मोड अपना लिया था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा, जिसका साफ मतलब था उसे उसके हाँ या न स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आखिरकार जब ये मामला खत्म नहीं होता तो रोहित जी ओम को समझाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था इन दोनों में से कोई भी झुकने वाला नहीं था और ऐसे तो कभी काम स्टार्ट ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ओम को ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज जाने को कहा। उनकी बात को ओम कभी टालता नहीं था, इसीलिए वो खुन्नस से ही सही पर में गया। उसके झुकने पर कृष्णा की आंखों में संतुष्टि दिखती है। अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज आज भी ऑफिस में शांति थी। सभी को पता चल गया था कि यहां आज खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ ओमकार खन्ना आने वाले हैं। लड़कियों के दिल की तो घंटियां बजे रही थी, और ऐसा हो भी क्यों ना। ओम पहले तो बैचलर है, ऊपर से इतना हैंडसम, कौन नहीं चाहेगा कि वो एक नजर ही किसी को देख ले। लड़कियां तो बहुत खुश थी, पर वो इसे जाहिर नहीं कर सकती थी, नहीं तो क्या पता कब उनकी बॉस उन्हें जॉब से निकल दे। उसके बाद तो शायद ही कहीं अच्छी जॉब उन्हें मिले। जहां अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज में सभी तरह की सुख सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज को मिलती थी, वहीं वहां के रूल्स भी उतने ही कड़क थे। एक गलती और हाथ में टर्मिनेशन लेटर होता था। सभी को अच्छी सैलरी के साथ वहां उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं होती थी, इसीलिए सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करते थे। लगभग 11:15 में ऑफिस के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें एक से ओम अपने रॉब के साथ बाहर आता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। ओम एक नज़र उसको विशाल बिल्डिंग को देखता है, फिर अपने कदम अंदर की तरफ ले लेता है। मेन गेट पर ही पीहू उसका इंतजार करती हुए दिखती है। पीहू, हेलो सर, इट्स प्लेजर टू सी यू हियर। बॉस इज वेटिंग फॉर यू इनसाइड द कैबिन, कम लेट मी टेक यू देयर। ओम, हम लेट्स गो अंदर। किसी ने भी अपना सिर ऊपर करने की भी कोशिश नहीं की। सभी अपना काम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे। ये देख ओम बहुत इम्प्रेस होता है। साथ हो अंदर का नज़ारा भी काफी यूनिक और नेचर फ्रेंडली था। तीनों लिफ्ट में जाते हैं, जहां पीहू 30th फ्लोर का बटन दबती है। कुछ पल बाद ही तीनों कैबिन के गेट के सामने खड़े थे। पीहू गेट नॉक करती है तो अंदर से कृष्णा की कोल्ड आवाज आती है, कम इन। पीहू ओम और उसके असिस्टेंट राम को देख अंदर चलने को कहती है। अंदर कृष्णा अपने काम में लगी हुई थी। गेट नॉक होते ही उसे पता चल गया था कि ओम खन्ना यहाँ आ गए हैं। कृष्णा अपना सिर ऊपर कर ओम से कहती है, कम प्लीज सिट मिस्टर खन्ना, सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए। फिर पीहू को देख कहती है, यू कैन गो नाउ एंड मिस्टर हरीश's फाइल शुड बी completed by tomorrow. Got it? पीहू, यस बॉस, दैट फाइल विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। अब कैबिन में बस ओम, कृष्णा और असिस्टेंट राम ही बचे हुए थे। ओम ने राम को नहीं इशारा से बाहर जाने के लिए कहा तो वो एक्सक्यूज मी कहकर बाहर चला जाता है। कृष्णा, तो मिस्टर खन्ना काम शुरू करें। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिजाइन तैयार किए हैं, आपको एक बार देख लेने चाहिए, फिर हम डिसाइड कर आगे काम शुरू करेंगे। ओम, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, लाइए मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे ही दोनों काम करने लगते हैं। बीच बीच में कभी ओम की नजरें कृष्णा के ऊपर चली जाती थी। यहाँ आते समय थी उसके आंखों में एक चमक दिखा रही थी, जैसे कोई खोजना मिलने वाला हो। दोनों का ध्यान काम में इतना था कि उन्हें लंच टाइम का भी पता नहीं चला। ओम तो जैसे काम करते हुए उसमें डूब ही गए थी। ओम का फोन विब्रेट करता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। उसकी माँ, यही ऋतु जी का मैसेज आया था लंच करने के लिए। वो अपनी फाइल बंद करता है और कृष्णा को देखता है, जिसे कोई होश ही नहीं था। वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। ओम अपनी टाई खींचकर ढीली करता है। इस वक्त वो थोड़ी दूर लगे एक और टेबल पर बैठा काम कर रहा था। अपने चेयर से खड़े होने के साथ वो अपना शूट उतारकर वही कुर्सी पर रख देता है और चलते हुए कृष्णा के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं है, किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा नीचे झुकने लगता है। तभी कृष्णा, जिसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, वो एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर कर देखती है और कहती है, आप। ओम उसके झटके से ऊपर देखने और बोलने पर होश में आता है और तुरंत खड़ा होकर पीछे जाने लगता है। तभी टेबल के साइड में उसका पैर लगकर उलझ जाता है, जिसके कारण वो सीधा कृष्णा के ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद जो होता है उसके कारण दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है।
एक घने जंगल में जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान होने की संभावना भी नहीं की जा सकती थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जानवरों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। उन्हीं घने जंगलों के बीच एक 2 मंजिला लकड़ी का घर बना हुआ था, जिसके चारों तरफ हर एक कदम पर कई लोग खड़े थे, जिनके हाथों में AK-47 मौजूद था। वही उस हमारे से थोड़ी दूर कुछ 5 लोग अलग अलग छुपे वही देख रहे थे। उन सभी के हाथों में 9 मिलीमीटर के पिस्टल के साथ AK-205 राइफल मौजूद थी। उन सभी की पैनी नजर सामने खड़े लोगों पर मौजूद थी। सिन दो हर तरफ गोलीबारी की तेज आवाज गूंज रही थी। तभी एक पल में सब शांत हो जाता है। उसमें 2 मंजिला घर के आसपास सिर्फ और सिर्फ खून और लाश ही दिख रही थी। अंदर एक बच्ची को गोद लिए एक परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा था। उसके सामने एक आदमी अधमाई हालत में खड़ा था। उसके पूरे शरीर में चोट लगे हुए थे, जिससे बहुत खून आ रहा था। इतनी बरकरार हालत में होने के बाद भी अचानक वो हंसने लगता है। आदमी, तुम हिंदुस्तानी को लगता है हमें हरा कर तुमने फतह हासिल कर ली है, तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारे जैसे कई लोग तुम्हारे इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और इस पर तुमने कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत नाज है तुम हिंदुस्तानियों को अपने झंडे पर। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये झंडा हम पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे होगा। मैं तो मरूंगा ही, पर तुम्हें साथ लेकर, कहते हुए वो अपने हाथ में रखे रिमोट को दिखाता है। वही सामने खड़ी परछाई जो अब तक बिना किसी भाव की खड़ी थी, उसके हाथ में रिमोट देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो आदमी उससे 7-8 कदम की दूरी पर था। अपने साथ बच्ची को लिए वो उसके पास नहीं पहुंच सकता था। वो अपने आसपास देखता है तो उसके पास वही छोटी सी खिड़की के पार उसके साथी दिखते हैं। वो इशारा करती है और एक झटके से बच्ची को उस तरफ उछाल देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि यस सामने खड़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया, और जब तक आरा बच्ची खिड़की के उस पर थी, ये देख वो जल्दी से अपने हाथ में रखे रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके साथ वो घर एक धमाके के साथ उड़ जाता है। धमाका इतनी जोर का था कि अंदर से बस रख ही मिलती, किसी का भी बचना नामुमकिन था। सीन 3 एक हॉस्पिटल के बेड पर कोई लेटा हुआ था, जिसके ऊपर पूरा सफेद चादर डाला हुआ था, जैसे किसी के मरने के बाद डालते हैं। खिड़की के हवा के कारण वो चादर उड़ने लगता है। अचानक उस चादर के अंदर पड़ा इंसान एक ही झटके एक साथ उठकर बैठ जाता है और इसी एक साथ उसकी चीख निकल जाती है। ये न्यू स्टोरी का प्रोमो है। आज एग्जाम के बाद बहुत थक गए थी, जिसके कारण दिमाग नहीं चल रहा था और सभी इसका वेट कर रहे थे, तो मैंने ये प्रोमो से दिया। प्लीज इस पर भर भर कर अपना प्यार दिखाइए और लाइक कमेंट जरूर करिए। मैं कल पार्ट जल्दी देने की कोशिश करूंगी। बाय बाय। सीन एक रात का समय एक घने जंगल में, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान होने की संभावना भी नहीं की जा सकती थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जानवरों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। उन्हीं घने जंगलों के बीच एक 2 मंजिला लकड़ी का घर बना हुआ था, जिसके चारों तरफ हर एक कदम पर कई लोग खड़े थे, जिनके हाथों में AK-47 मौजूद था। वही उस हमारे से थोड़ी दूर कुछ 5 लोग अलग अलग छुपे वही देख रहे थे। उन सभी के हाथों में 9 मिलीमीटर के पिस्टल के साथ AK-205 राइफल मौजूद थी। उन सभी की पैनी नजर सामने खड़े लोगों पर मौजूद थी। सिन दो हर तरफ गोलीबारी की तेज आवाज गूंज रही थी। तभी एक पल में सब शांत हो जाता है। उसमें 2 मंजिला घर के आसपास सिर्फ और सिर्फ खून और लाश ही दिख रही थी। अंदर एक बच्ची को गोद लिए एक परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा था। उसके सामने एक आदमी अधमाई हालत में खड़ा था। उसके पूरे शरीर में चोट लगे हुए थे, जिससे बहुत खून आ रहा था। इतनी बरकरार हालत में होने के बाद भी अचानक वो हंसने लगता है। आदमी, तुम हिंदुस्तानी को लगता है हमें हरा कर तुमने फतह हासिल कर ली है, तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारे जैसे कई लोग तुम्हारे इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और इस पर तुमने कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत नाज है तुम हिंदुस्तानियों को अपने झंडे पर। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा ये झंडा हम पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे होगा। मैं तो मरूंगा ही, पर तुम्हें साथ लेकर, कहते हुए वो अपने हाथ में रखे रिमोट को दिखाता है। वही सामने खड़ी परछाई जो अब तक बिना किसी भाव की खड़ी थी, उसके हाथ में रिमोट देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो आदमी उससे 7-8 कदम की दूरी पर था। अपने साथ बच्ची को लिए वो उसके पास नहीं पहुंच सकता था।
वो अपने आसपास देखता है तो उसके पास वही छोटी सी खिड़की के पार उसके साथी दिखते हैं। वो इशारा करती है और एक झटके से बच्ची को उस तरफ उछाल देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि यस सामने खड़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया, और जब तक आरा बच्ची खिड़की के उस पर थी, ये देख वो जल्दी से अपने हाथ में रखे रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके साथ वो घर एक धमाके के साथ उड़ जाता है। धमाका इतनी जोर का था कि अंदर से बस रख ही मिलती, किसी का भी बचना नामुमकिन था। सीन 3, एक हॉस्पिटल के बेड पर कोई लेटा हुआ था जिसके ऊपर पूरा सफेद चादर डाला हुआ था, जैसे किसी के मरने के बाद डालते हैं। खिड़की के हवा के कारण वो चादर उड़ने लगता है। अचानक उस चादर के अंदर पड़ा इंसान एक ही झटके एक साथ उठकर बैठ जाता है और इसी एक साथ उसकी चीख निकल जाती है। ओम का फोन वाइब्रेट करता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। उसकी माँ यही ऋतु जी का मैसेज आया था लंच करने के लिए। वो अपनी फाइल बंद करता है और कृष्णा को देखता है जिसे कोई होश ही नहीं था, वो बस एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। ओम अपनी टाई खींचकर ढीली करता है। इस वक्त वो थोड़ी दूर लगे एक और टेबल पर बैठा काम कर रहा था। अपने चेयर से खड़े होने के साथ वो अपना शूट उतारकर वही कुर्सी पर रख देता है और चलते हुए कृष्णा के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं है, किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा नीचे झुकने लगता है। तभी कृष्णा, जिसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, वो एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर कर देखती है और कहती है, आप। ओम उसके झटके से ऊपर देखने और बोलने पर होश में आता है और तुरंत खड़ा होकर पीछे जाने लगता है। तभी टेबल के साइड में उसका पैर लगकर उलझ जाता है, जिसके कारण वो सीधा कृष्णा के ऊपर गिरने लगता है। उसके बाद जो होता है उसके कारण दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। हुआ यूं कि जब तक कृष्णा रिएक्शन देती ओम उसके ऊपर आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अपना एक हाथ टेबल पर जमा लिया और एक चेयर पर, फिर भी उसके होंठ कृष्णा के फोरहेड को चूम लेते हैं। दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दोनों में से किसी को भी समझने का मौका नहीं मिलता। कैबिन में पूरी शांति फैल जाती है, जैसे वहां कोई हो ही ना। कृष्णा सबसे पहले रिएक्ट करती है और अपनी कुर्सी को एक झटके के साथ पीछे खींच लेती है। ये सब इतनी जल्द में और अचानक होता है कि ओम, जो अपने हाथों के सहारे गिरा हुआ था, वो और नीचे झुक जाता है। वो तो गेहमत थी कि उसका एक हाथ हो टेबल के सहारे था, वो उसे पाकर लेता है, नहीं तो सीधे कृष्णा के कामों में गिरा होता। अब जाकर ओम अपने होश में आया था, वरना तो पता नहीं किस दुनिया में खोया हुआ था। उसके लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती। वो जल्दी से सीधे खड़ा हो जाता है और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कहता है, ओम ओम। वो लंच टाइम का टाइम्स हो गया था तो सोचा तुम्हें भी बोल दूं, चलो साथ में ही लंच कर लेते हैं। नॉक नॉक। ओम के बात खत्म करने से पहले ही गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जिसे सुन ओम बिना कुछ बोले कृष्णा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कृष्ण अभी अपने जगह पर आ जाती है। कृष्णा, कम इन। पीहू गेट खोल जल्दी से अंदर आती है और कृष्णा को फोन देते हुए कहती है, ये लीजिए, भाई का कॉल है। आपका फोन शायद साइलेंट पर था, आपने फोन नहीं उठाया तो भाई ने हमें कॉल किया, लीजिए बात कर लीजिए। कृष्णा बिना कुछ बोले फोन ले लेती है और अपने कान पर लगाती है। उधर से आदित्य उसको डांटते हुए कहता है, आदित्य फोन पर, कृष्णा आपको हमने कितनी बार समझाया है अपना फोन साइलेंट मत किया करिए, हमें टेंशन होने लगती है। अच्छा आपने लंच किया या नहीं? कृष्णा को शांति से आदित्य की डांट सुन रही थी, वो इस पर कुछ नहीं कहती है तो आदित्य समझ जाता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो वो उसे सब काम छोड़ पहले लंच करने को कहता है। ऐसा ही होता था, कृष्णा ज्यादातर टाइम अपना खाना स्किप कर देती थी, जिससे उसके हेल्थ पर बुरा असर पड़ता था। ऐसे तो आदित्य हमेशा कॉल कर उसे कह देता था और वो उसकी बात मान भी लेती थी, लेकिन ये ज्यादा समय टल नहीं चला। वो अपना फोन या तो ऑफ कर देती थी या साइलेंट, जिसके कारण अब आदित्य को पीहू के फोन पर कॉल करना पड़ता था। कृष्णा कॉल काटकर पीहू को वापस दे देती है और लंच लाने को कहती है। कुछ समय बाद ही गेट से पीहू और राम दोनों साथ में आते हैं। दोनों के हाथ में लंच था। कृष्णा का खाना भी घर से ही आया था और ओम को उसकी मां ने भिजवा दिया था। दोनों अपना अपना लंच करने लगता है। ओम कर बात अपनी चोर नजरों से कृष्णा को देख लेता था।
ऐसे ही एक महीना होने को आया था, सब चीजें वैसी ही थी। ओम का कृष्णा के ऑफिस में उसके साथ काम करना। ओम कभी कभी कृष्णा से बात करने की कोशिश करता था, वो खुद ही पहले पहल करता था। पूरे दिन एक ही कैबिन में होने के बावजूद दोनों ले बीच बस काम की बातें ही होती थी। प्रोजेक्ट का काम लगभग खत्म होने को आया था। अब जो भी काम था वो पांचों कंपनियों को साथ में करना था, जिसके लिए कुछ दिन बाद सभी ने एक मीटिंग रखी थी। आज आदित्य ने कृष्णा को फोन कर जल्दी घर आने को कहा था। पीहू ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। पहले तो कृष्णा ने माना कर दिया कि उसे बात काम है, पर आदित्य के सख्ती से कहने पर वो मान जाती है। उसने ओम को भी इस बारे में बात दिया था। उसने भी ज्यादा सवाल न करते हुए जल्दी ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस से निकल जाता है। उसे भी आज जरूरी काम से कहीं जाना था। वो खुद ये बात कृष्णा को बताने वाला था, पर जब सामने से कृष्णा ने कहा तो वो मान गया। शाम के करीब 7:30 बजे कृष्णा अपने मैंशन के बाहर कार पार्क करती है और अंदर जाने लगती है। जागे खोलते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, एक भी लाइट घर में नहीं जल रही थी। ये कृष्णा को थोड़ा अजीब लगता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो चलते हुए स्विच बोर्ड के पास जाती है और लाइट ऑन करती है। लाइट जलने के बाद जैसे ही वो सामने देखती है, सामने का नजारा देख उसकी आंखें में गुस्सा और हैरानी के भाव दिखने लगते हैं। वो गुस्से से बोलती है, क्या है ये सब? आज आदित्य ने कृष्णा को फोन कर जल्दी घर आने को कहा था। पीहू ने आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। पहले तो कृष्णा ने माना कर दिया कि उसे बात काम है, पर आदित्य के सख्ती से कहने पर वो मान जाती है। उसने ओम को भी इस बारे में बात दिया था। उसने भी ज्यादा सवाल न करते हुए जल्दी ही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस से निकल जाता है। उसे भी आज जरूरी काम से कहीं जाना था। वो खुद ये बात कृष्णा को बताने वाला था, पर जब सामने से कृष्णा ने कहा तो वो मान गया। शाम के करीब 9:30 बजे कृष्णा अपने मैंशन के बाहर कार पार्क करती है और अंदर जाने लगती है। जागे खोलते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, एक भी लाइट घर में नहीं जल रही थी। ये कृष्णा को थोड़ा अजीब लगता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो चलते हुए स्विच बोर्ड के पास जाती है और लाइट ऑन करती है। लाइट जलने के बाद जैसी ही वो सामने देखती है, सामने का नजारा देख उसकी आंखें में गुस्सा और हैरानी के भाव दिखने लगते हैं। वो गुस्से से बोलती है, क्या है ये सब? सामने हॉल के साइड में जहां मंदिर था, उसी के पास सजावट किया हुआ था, जो बहुत सिंपल था। मंदिर को अच्छे से सजाया गया था और उसके कुछ दूर जहां अच्छी खासी जगह थी, वहां भी बैलून और भी कई चीजों से ज्यादातर किया हुआ था। पीहू वही खड़ी थी, उसके हाथ में बैलून था। उसने अभी सिंपल लूज टी शर्ट और शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। इस समय वहां आदित्य मौजूद नहीं था। जैसे हूँ वो कृष्णा की गुस्से से तेज आवाज सुनाई देती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। डर के कारण उसके हाथ से बैलून नीचे गिर जाता है। कृष्णा चलते हुए वहां आती है तो वहां एक छोटी सी लाइट थी, जिससे सिर्फ आसपास की चीजें ही देखी जा सकती थी। वो पीहू के पास आकर पूछी है, क्या है ये? तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, फिर ये क्या कर रही हो? बताओगे क्या है ये सब? गुस्से के कारण उसकी आवाज तेज हो जाती है, जिसके कारण पीहू डर से सिम जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं बताता हूँ, उस पे क्यों चिल्ला रही है आप? क्या ये तरीका है किसी से बात करने का? कृष्णा उसकी बातों को इग्नोर कर सीधे सवाल करती है, बताइए क्या है ये सब? मेरे इतने बार बोलने के बाद भी आपको समझ क्यों नहीं आता है? आदित्य, सबसे पहले शांत हो जाओ। आज जन्माष्टमी है और तुमने फास्ट किया हुआ है, इसीलिए हमने मंदिर को सजाया है। कृष्णा उसके बात घुमाने पर उसे घूर कर देखती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सब क्या है? वो पीहू के तरफ इशारा कर कहती है। आदित्य फिर से उल्टा जवाब देते हुए कहता है, ओह, ये तो कल की तैयारी है। आप जाइए अपने कमरे में और तैयार होकर आइए, पूजा भी तो करना है। 12 बजे जाइए, 10 बजे ही गया है, आपको भी समय लगेगा। कृष्णा को उसकी बात पर और गुस्सा आ रहा था, फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर वो अपने रूम में चली जाती है और जाते ही गेट को जोर से बंद करती है। बाप रे, ये कितना गुस्सा करती है भाई, मेरा दिल फेफड़े जान सब बाहर आ गया था जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना तो मेरी सामत पक्का आनी थी। गेट की आवाज सुन पीहू जल्दी से आदित्य के पास जाती है, आपने दिल पर हाथ रख कहती है, आदित्य, हम गुस्सा तो जैसे उसके सिर पर चढ़ा रहता है। फिर उसके कण पकड़, ये छोड़िए, पहले ये बताइए आप, हमने आपसे कहा था ना गार्ड से कहिएगा। कृष्णा जैसे ही ऑफिस से निकले, पहले यहाँ बता दे, फिर आपने कहा क्यों नहीं?
पिहू, भाई भाई दर्द हो रहा है छोड़िए, और हमने गार्ड से कहा था कि हमें कॉल करे पर पता नहीं उसने क्यों नहीं किया। आदित्य, आपका फोन कहाँ है? फिर दीजिए, हमने उससे बस्ती करे एक बार। पिहू, वो भाई गलती से मैं फोन रूम में ही भूल आए। चलिए, जो होना था हो गया, इतने साली बाद तो वो इस दून हमारे साथ है। चलिए, जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर लेते हैं। ऊपर रूम में कृष्णा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य और पिहू इस दिन उसके जन्मदिन को मानते हैं क्योंकि इसी दिन कृष्णा उनसे मिली थी, पर उसे ये सब नहीं पसंद। जब भी वो लोग इस दिन उसका जन्मदिन मानते थे उसे वो पल याद आ जाता, ठीक जब सूरज जी और मीरा जी की मौत हुई थी। हाँ, इस दिन नहीं हुई थी, मगर हॉस्पिटल में इसी दिन सभी एक दूसरे से मिले थे। वो दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी ही थी, तब से दोनों इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो वो इस दिन कहीं बाहर चली जाया करती थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता था। इस बार काम की वजह से वो भूल गई, वरना वो कभी भी इस दिन घर नहीं आती। कृष्णा बाथरूम में जाती है और सावर के नीचे खड़ी हो जाती है। भाई, उसकी दिमाग में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे। वो ऐसे ही खड़े खड़े पिछली यादों में खो जाती है, जब उसकी वो अपने जन्मदिन पर बिल्कुल खुश नहीं हुआ करती थी। उसका जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन उसमें उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। रंधावा मैंशन। आज कृष्ण जन्माष्टमी थी, जिस कारण सभी पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। जसवंत जी पूजा घर के पास बैठी वहां फूलों से सजा रही थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और थे, जो बाकी किसी ने नहीं, पर रणजीत जी ने जरूर देख लिया था। वो इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने हाथ वही रखे दिए से जलने वाले थे, जिसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। तभी वो रणजीत जी के आवाज से होश में आती है, जो उनसे कह रहे थे, क्या हुआ जसवंत, आप इतना किस ख्याल में खोई हुई है कि आपको ये ही ध्यान नहीं कि अभी आपके हाथ जल सकते थे। रंजीत जी की बात से सभी का ध्यान उनके तरफ जाता है, जहां जसवंत जी का हाथ दिए से बात थोड़ी दूर ही था। अगर वो आप में है को थोड़ा और हिलती तो वो जल सकते थे। जसवंत जी ला भी ध्यान वहां जाता है तो वो अपने आप को ठीक करती है। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। रोहन, किस बारे में बात कर रही है आप? क्या कोई परेशानी है? जसवंत जी, नहीं कुछ नहीं, जाइए आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, पूजा का समय होने को आया है। वो बात टाल देना चाहती थी ताकि कोई परेशान न हो जाए। तभी रणजीत की कुछ बोलते हैं, जिससे सभी की नजर जसवंत जी के ऊपर टिक जाती है। दूसरी तरफ एक हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी के हाथों में शराब की ग्लास और बोतल थी। सामने कुछ लड़कियां नाच रही थी। उनमें से एक आदमी बोलता है, शराब के साथ सब आप क्या गजब का इंतजाम किया ही आपने, मजा आ गया आज तो। वही बैठे एक आदमी ने कहा, हमारा सारा बिजनेस बंद कर। उसको लड़की ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं से। उसी ले पास एक लड़का बैठा हुआ था, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसे तो मैं देख लूंगा। पहले उसकी जापानी को ठंडा करूंगा, उसके बाद उसे ऐसी मौत इंदौर की उसकी रूह भी कांप जाएंगी। हाँ 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 हाँ। उसकी बात पर वहां बैठे सभी जोर से हंसने लगते ही। एक हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे, सभी के हाथों में शराब की ग्लास और बोतल थी। सामने कुछ लड़कियां नाच रही थी। उनमें से एक आदमी बोलता है, शराब के साथ सबाब क्या गजब का इंतजाम किया ही आपने, मजा आ गया आज तो। वहीं बैठे एक आदमी ने कहा, हमारा सारा बिजनेस बंद कर। उस लड़की ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। उसी के पास एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 27-28 होगी। वो बोलता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसे तो मैं देख लूंगा। पहले उसकी जवानी को ठंडा करूंगा, उसके बाद उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएंगी। उसकी नजरों में हवस साफ नजर आ रही थी। हाँ 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 हाँ। उसकी बात पर वहां बैठे सभी जोर से हंसने लगते ही। रंधावा मैंशन। रोहन जब अपनी माँ से पूछता है कि वो क्यों परेशान है, तब जसवंत जी बात को टालने की कोशिश करती हैं। तब रणजीत जी, जो कब से उन्हें देख रहे थे, वो पूछते हैं, क्या हुआ, कृष्णा की याद आ रही है? उनकी बात बात सभी दोनों को देखने लगते हैं। जसवंत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सर बस हमें हिला देती है। उन्हें कुछ दिन से कृष्णा की बहुत याद आ रही थी, खासकर आज इस दिन। कृष्णा बहुत खुश हुआ करती थी और हमेशा उनसे कहा करती थी कि दादी, आज की पूजा में मैं ही कृष्णा बनूंगी, आप भाई को मत बनने देना। जसवंत जी, हम कुछ दून से मन घबराहट रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और हमने इनके नाम पर ही तो उसका नाम रखा था, कृष्णा। कितने सालों से हम अकेले ही सभी त्योहारों को माना रहे हैं, पता नहीं कब कृष्णा हमारे साथ होगी।
रोहन, जल्द ही माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन कैसे भी करूंगा, मगर कृष्णा को ढूंढ कर यहाँ लाऊंगा। अगले साल से वो कृष्ण जन्माष्टमी क्या सभी त्योहारों में हमारे साथ ही होगी। कृष्णा का रूम बाथरूम में। कृष्णा अपने बचपन की यादों में खोई हुए थी। वो शावर को बंद करते हुए खुद से कहती है, आऊंगी, जरूर आऊंगी अपनी दादा दादी के लिए और ये देखने के लिए कि आप कितने नीचे तक गिर सकते हैं। इतना कह वो बाहर आती है और तैयार होने लगती है। आधा घंटा बाद रात ले 11:35 हो गए थे। नीचे पिहू और आदित्य ने सारी तैयारी कर ली थी। कृष्णा भी वहां आ जाती है। जैसे ही 12 बजता है सभी पूजा करने लगते हैं। कृष्णा जी की पूजा करते हुए कृष्णा भजन गाने लगती है। उसकी आवाज इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी मधुर थी कि किसी का भी ध्यान खींच ले। कृष्णा 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 मधुराधिप्ते, मेरे कृष्णा कृष्णा। अधर मधुर वन मधुर नयन मधुर हसित मधुरम हृदय मधुर गमन मधुर मधुरादिप्तेरखिलम मधुरम मधुरादिप्तेरखिलम मधुरम। हे कृष्ण, तेरे होंठ मधुर हैं, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुरादिप्ते सर्वस्व मधुर, मधुरादिप्ते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 कृष्णा, तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। मधुराधिप्ते, मेरे कृष्णा कृष्णा, तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, तेरे हाथ मधुर हैं, चरण मधुर है, नृत्य मधुर, मित्रता मधुर, श्री कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। तेरे गीत और पीतांबर है मधुर, भोजन है मधुर, तेरा शयन मधुर, तेरा रूप मधुर हो, तेरा रूप मधुर है, तिलक मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। तारनहार, तेरा सब कार्य मधुर, दुख हरता तू, तेरा सुमिरन है मधुर, तू जो करे सबका उद्धार मधुर, तेरी शांति छवि सर्वस्व मधुर। हे कृष्ण, तुम ही सर्वस्व मधुर, मेरे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर। तेरे गल वैजयंती माला मधुर, तेरे गल वैजयंती माला मधुर, यमुना है मधुर, लहरें भी मधुर, यमुना का जल और कमल मधुर, मेरे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 मधुराधिप्ते, है गोपी मधुर, तेरी लीला मधुर, संयोग मधुर है, वियोग मधुर, तेरी दृष्टि मधुर, शिष्टाचार मधुर, हे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। तेरे ग्वाल मधुर, तेरी गाय मधुर, तेरी छड़ी भी मधुर है, सृष्टि मधुर है, विनाश मधुर, तेरा सृजन मधुर, मधुराधिप्ते श्री कृष्ण मधुर। हे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। मैं शरण गहूँ तुम्हारी, कान्हा बने गीत मधुर, मेरी भक्ति मधुर। हे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। मधुराधिप्ते सर्वस्व मधुर। पूजा करने के बाद कृष्णा सीधे अपने रूम में जाने ही वाली थी कि आदित्य उसे रोक लेता है और केक काटने को कहता है। वो जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो बिना कुछ बोले केक कट करती है। उसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 दिन बाद आज अग्निहोत्री पैलेस में टेंशन का माहौल था, क्योंकि कृष्णा सुबह सुबह ही बिना किसी को बताए और बिना किसी गार्ड को साथ लिए बाहर चली गई। हॉल में आदित्य और पिहू परेशान इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी एक गार्ड भागते हुए आदित्य के आगे खड़ा हो जाता है। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ नयन, कुछ पता चला? नयन, जो कृष्णा का पर्सनल बॉडीगार्ड है, वो अपना सिर झुकाते हुए कहता है, नो सर, हमने कोशिश की लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला रहा है। मेरी टीम अब उनके फोन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आदित्य तेज आवाज में उससे, तुम्हारा काम उसके साथ रहना है, उस पर नजर रखना है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गए, तुम नहीं जानते क्या कि ऐसे वो जब भी बाहर जाती है खुद को चोट पहुंचा कर ही आती है। ये दिल्ली नहीं मुंबई है। ओह गॉड, क्या करूं मैं इसका? अगले 15 मिनट में मुझे कृष्णा की लोकेशन पता चल जानी चाहिए, जाओ। नयन जी सर कहते हुए बाहर चला जाता है। आदित्य वही सोफे पर बैठ जाता है। उसका मन आज सुबह से ही बहुत घबरा रहा था, इसीलिए उसने उठने के तुरंत बाद ही कृष्णा को ढूंढना, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ मुंबई के एक सुनसान रास्ते पर कृष्णा की कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। वही उस कार के दूर 3 गाड़ियां और आ रही थी। लग रहा था जैसे वो कृष्णा की कार का पीछा कर रही हो।
दूरी इतनी थी कि कृष्णा को उसका पता न चले। रास्ते पर उस दूसरी गाड़ी नहीं चल रही थी। कृष्णा ने शायद आज स्पीड काम न करने की ठान ली थी। उसकी कार आगे जहां ही रही थी कि कहीं एक तरफ से बड़ा सा ट्रक अचानक उसके थोड़ी दूर से उसके सामने आने लगती है। कृष्णा जब ये देखती है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो अगर स्पीड काम भी करते तब भी टक्कर होना निश्चित था। वो ट्रक जैसे ही कृष्णा की कार के पूरी पास आ जाती है, वो एक झटके के साथ स्टीयरिंग को घुमा देती है, जिससे उसकी कार वही एक साइड में मुड़ जाती है। लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण कार को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी कार सामने एक बड़े से पेड़ से टकराने जाती है। टक्कर इतनी तेज था कि आगे का कांच पूरा चकनाचूर हो जाता है और कृष्णा का सिर सामने स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। अग्निहोत्री पैलेस। आदित्य जो परेशान बैठा हुआ था, उसका फोन बजने लगता है। ये सोचकर कि कृष्णा का होगा, वो तुरंत बिना देखे उठा लेता है। हेलो हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम? सामने से आवाज आती है, सर मैं नयन बोल रहा हूँ। बॉस की लोकेशन मिल गई है। वो यहाँ से बहुत दूर है, साथ ही सुनसान भी, और अभी उसकी लोकेशन एक जगह पर ही रुकी हुए है। हमें जल्द ही निकालना होगा। आदित्य उसकी बात सुन एक झटके के साथ खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ भागते हुए कहता है, गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। पिहू भी उसके पीछे आते हुए कहती है, भाई भाई क्या हुआ? कृष्णा ठीक तो है न? आप इतने परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? आदित्य गेट के पास फुकुशिमा जाता है और अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए पीछे मूड कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, मैं करीना को लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यही इंतजार करिए, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर उसे डालेंगे। ठीक है, बाहर मत जाएगा। रंधावा मैंशन में जसवंत जी वो अपने कमरे में आराम करो रही थी। एक तेज आवाज के साथ उठ के बैठ जाती है। कृष्णा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी टेलिंग जर्नी। If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next part.